हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और जेरिली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें करी भाई, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? कोई ऐसी रिएक्शन, कोई ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज जिसके अंदर कोई एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नया मैटर, नया ऑब्जेक्ट, नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को जिस इक्वेशन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अपन ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करता है। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अपने कुछ 4-5 एग्जांपल्स किए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। अपने बैलेंस रिएक्शन कर दी पूरी। उसके बाद में अपने शुरू किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उस टाइप ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट नंबर लिखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट रिएक्ट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपन एग्जांपल देखे, H प्लस O गिव्स H2O या फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O। वो अपन रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अपन रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन देखा कॉम्बिनेशन के बाद में। अपन आज बात शुरू करने वाला अपन सेकंड नंबर टाइप का रिएक्शन, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। मैं इस डिकम्पोजिशन को डिसोसिएशन भी बोल सकता हूँ। अरे यार सिंपल है ना यार। डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएशन जो डिसोसिएट हो जाएगा, किसके अंदर? दो या दो से अधिक पार्ट के अंदर, टू और मोर पार्ट्स के अंदर, टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर कोई अगर डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन या फिर सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड डिसोसिएट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने एग्जांपल भी दिया। अभी देखो एग्जांपल क्या लिखा है। ये लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या बोलेंगे अपन? कैल्शियम कार्बोनेट नाम है इसका केमिकल नेम। एग्जाम में कई बार क्या होता है, केमिकल नेम पूछ लेता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है, क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अरे भाई एक रिएक्टेंट है, इस एक रिएक्टेंट से दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को बोलता हूं मैं डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन। क्या बोलता हूं दोस्त? डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या कहानी क्लियर हुई? एग्जांपल और देखिए, मेरे पास में लेड नाइट्रेट दे रखा है, PbNO3 ट्वाइस। क्या दे रखा है? लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट की मैं रिएक्शन करवाता हूं या फिर इसको मैं डिसोसिएट करता हूं, क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्राइट एंड O2। तो ये क्या हो रहा है? देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, वो टू और मोर प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्त? डिसोसिएट होता है। इसको मैं बोलता हूँ डिसोसिएशन रिएक्शन, या फिर मैं बोलता हूँ डिकम्पोज हो रहा है, इसको बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां क्या था? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जुड़ना होता है, टू और मोर रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। डिसोसिएशन में फिर डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहानी क्लियर एकदम टॉप क्लास। नेक्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने कभी नाम सुना ऐसा? नॉर्मली वर्ड बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेस। रिप्लेस बोलो या फिर डिस्प्लेस बोलो। मैं डिस्प्लेस बोलूंगा अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। डिस्प्लेस करना या फिर ऐसा बोलो रिप्लेस करना, तो वो रिप्लेस किसी एक को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होता है। एक एलिमेंट, एक कोई कंपाउंड, एक कोई ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, देखना। जैसे मेरे पास में एक रिएक्शन हो रही है इस तरीके से, जैसे ये AB है। अभी A के साथ में कौन जुड़ा हुआ? B। और मैं रिएक्शन करवाता हूँ C से। आप ऐसा समझना, B थोड़ा सा कम एक्टिव है, C थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। अरे भाई जो जितना ज्यादा खूबसूरत होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिसके अंदर जितनी ज्यादा पर्सनैलिटी स्किल होगी, जितना जो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, क्या नेचर उसका ही सिलेक्शन करेगी? या फिर ऐसा बोल सकता हूँ उसके सिलेक्शन के चांसेस उसके थोड़े ज्यादा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्त। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? C की पावर थोड़ी ज्यादा है B के रेस्पेक्ट में, B के कंपेरिजन में। तो फिर बताओ भाई कौन आएगा? क्या जैसे ये C आएगा B टिक पाएगा? B चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। क्या C ने B को डिस्प्लेस कर दिया? क्या कर दिया दोस्त? डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, AC प्लस B। तो C ने B को डिस्प्लेस कर दिया है। हाईली एक्टिव कंपाउंड ने, हाईली एक्टिव ग्रुप ने लोअर एक्टिव ग्रुप को डिस्प्लेस्ड कर दिया। इसी को मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलता हूँ दोस्त? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, हाईली रिएक्टिव रिएजेंट जो होगा वो लोअर रिएक्टिव रिएजेंट क्या कर देगा? डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव रिएजेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आसान है? अरे एकदम टॉप क्लास तरीके से आसान है क्या दोस्त? जैसे एग्जांपल देखो, ये भी लिखा हुआ मेरे पास में H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त? सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करूंगा जिंक के साथ में, तो ये जिंक थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। अरे ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, ये थोड़ा हाइड्रोजन जो है थोड़ा कम एक्टिव है।
तो आप बताओ भाई, ज्यादा एक्टिव वाले के सामने क्या कम एक्टिव वाला टिक पाएगा? या फिर एग्जांपल समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे क्लास में 3 जने टॉपर है, ए बी और सी। ए का नाम आइटम, बी का सुंदर कन्या और सी का ब्यूटी। वो जो तीनों है भाई, तीनों ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसके अंदर मान लो कि जो आइटम है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आइटम जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो आया नहीं आज, वो आज आया नहीं है। अब कौन है? सुंदर कन्या। वो सुंदर कन्या होगा ना भाई, जब टीचर पढ़ा रहे होंगे, अब टीचर किसको टारगेट करेंगे या फिर कौन जल्दी आंसर देगा? सुंदर कन्या। ये भी नहीं आई तो फिर अपना ये हो गया तीसरा वाला पार्ट, ब्यूटी। तो फिर कौन आएगा? तो फिर तीसरा, अगर सुंदर कन्या भी नहीं आई तो फिर तीसरा आएगा ब्यूटी। ये इंटेलिजेंट रहेगा। लेकिन जब ब्यूटी अभी माहौल बना रहा कि हाँ सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, अच्छा ब्यूटी नाम से ब्यूटी है भाई, शकल से ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी नाम से ब्यूटी है, शकल से नहीं है, ठीक है। तो देखना अभी ये अगर कोई ये दोनों नहीं आएंगे इंटेलिजेंट वाले फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड वाले क्या बोलेगा? माहौल बनाएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इस क्लास का राजा हूँ। लेकिन जैसे ही अगर ये आइटम आ जाए फिर सुंदर कन्या आ जाए, इसकी टाइम फिक्स होने वाली है। अरे भाई जैसे ही इंटेलिजेंट वाले फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले आ जाएंगे, क्या थर्ड वाला अपने आप डाउन हो जाएगा? क्या वो ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश करेगा? नहीं, उसको पता है मेरे से भी इंटेलिजेंट वाले बैठे हैं ऑलरेडी क्लास के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही केस हो रहा है। जो हाईली रिएक्टिव होगा उसके रेस्पेक्ट के अंदर, उसके प्रेजेंस के अंदर लो रिएक्टिव चुपचाप बैठ जाएगा और साइड में चला जाएगा, बोला आका आप मेरे हुक्म हो, आप आइए रिएक्शन करिए। और इस तरीके से रिएक्शन होती है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तो जिंक ज्यादा एक्टिव है, जिंक जब होगा तो क्या हाइड्रोजन फालतू फूफा करेगा, फालतू माहौल बनाए क्या? हाइड्रोजन फिर माहौल नहीं बना पाएगा, हाइड्रोजन चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है लोअर एक्टिव है, जिंक हाईली एक्टिव है। क्या करता है? जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होती है दोस्त? एकदम टॉप क्लास तरीके से कमेंट में जरूर बताना। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करता है। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला रिएक्टिव ज्यादा, ये वाला कम रिएक्टिव है? तो उसकी एक सीरीज होती है, उसको बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे एक सीरीज होती है, उसको बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आप पता लगा लेना कि कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। मैं आपको पूरी टेबल लिखूंगा और बताऊंगा भी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। वो सारी बात अपन टेबल से करेंगे, तो एक मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ा कॉपर कम रिएक्टिव है। अच्छा ये कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है दोस्त? ब्लू कलर का होता है। इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखो मैं कॉपर सल्फेट का, तो पूरा फॉर्मूला होता है इसका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CuSO4 डॉट 5H2O। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ऐसा डॉट लगा होता है और क्या होता है? 5H2O, यानी 5 मॉलिक्यूल किसके जुड़े हुए हैं? H2O के जुड़े हुए, तो 5H2O। ये होता है किसका फॉर्मूला भाई? ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। इसका कलर होता है ब्लू कलर का। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर का। फिर अगर अपन इसकी आयरन से रिएक्शन करवाते हैं, अगर इसकी रिएक्शन अपन आयरन से करवा दें, तो कॉपर हट जाएगा और आयरन खुद जुड़ जाएगा। जैसे ही आयरन जुड़ेगा, अब बन चुका फेरस सल्फेट। क्या बन चुका दोस्त? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है दोस्त? ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का होता है, तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में ट्रांजिट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से पहले कॉपर सल्फेट था, आयरन ने उसको भगा दिया कॉपर को, फेरस खुद सेट हो गया, आयरन खुद सेट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। इसका जो फॉर्मूला तो होता है FeSO4.7H2O। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ध्यान रखना आप लोग, इसको बोलता है अपन फेरस सल्फेट, ठीक है दोस्त। एनसीईआरटी इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती है, मैं आपको समझाता हूं, देखना प्रोसेस। एनसीईआरटी इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती है। एक एक्टिविटी दे रखी है बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, तो ऐसी एक्टिविटी देखना। उन्होंने कैसे कंटेनर बना रखा है, उस कंटेनर के अंदर क्या डाल रखा उन्होंने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन डाल रखा दोस्त? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 घोल रखा है, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर रखा है, सॉल्यूशन बना रखा है। उस कॉपर सल्फेट के अंदर उन्होंने क्या किया है? एक लोहे की कील को इस तरीके से रख दिया है। एक लोहे की कील जो होती है उसको उन्होंने इस तरीके से रख दिया है। अच्छा लोहा जो होता है कौन सा होता है भाई? आयरन का बना होता है। अरे लोहा आयरन का बना होगा, यानी कील जो रखी हो किसी बनी हो दोस्त? आयरन की। ठीक है भाई, अब बताओ मेरे को, ये आयरन की कील बना रखी है, क्या कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से हो रही है? भाई जैसे उसको सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे हो रही है दोस्त? आयरन से। और जब आयरन से रिएक्शन होगी, आप खुद बताओ भाई, क्या ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? यस, एक्चुअल में ऐसे ही होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट अब फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा टाइप है दोस्त? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में सवाल पूछ ले, जरूर बताइए यार कि कॉपर सल्फेट जो होता है अगर उसकी रिएक्शन आयरन से करवा दो तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर लो रिएक्टिव है, आयरन हाईली रिएक्टिव है। ये प्रोसेस होगा।
और कैसा कलर का होगा कॉपर सल्फेट ब्लू, कैसा हो जाएगा ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का हो जाता है, बाद में सोल्यूशन कैसा हो जाएगा सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन कलर। ठीक है दोस्त, कॉपर साइड में पड़ा रह जाएगा। क्या यहाँ तक रिएक्शन क्लियर है भाई? एक एग्जांपल और देखा, देखो यार, अगर कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन में लेड से करवा दूं, पीबी का मतलब क्या था दोस्त? लेड, कल भी मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पीबी का मतलब लेड होता है दोस्त। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की अगर लेड से रिएक्शन करवा दूं तो लेड क्लोराइड और कॉपर साइड में चला जाएगा, लेड क्लोराइड और कॉपर साइड में हो जाएगा। रीजन, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव कौन है आपको पता चल गया होगा, हाईली रिएक्टिव लेड है, तो कॉपर को क्या कर देता है दोस्त? डिस्प्लेस कर देता है। ब्लू है पानी पानी। ओके, अगला टाइप देखिए रिएक्शन का, रिएक्शन का टाइप नंबर 4 है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट बोला अपन ने, इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएजेंट्स एक्सचेंज देयर आयन टू ईच अदर, उनके जो भी आयन लगा रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन और आयन, वो जो आयन्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक्सचेंज कर लेंगे, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिए इधर मैंने ऐसा लिखा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को अगर आप आयन में डिसोसिएट करना, आपको अगर आपको सोडियम सल्फेट को आयन में डिसोसिएट करना मैं बताऊं तो कैसे करोगे? इस तरीके से ऐसे लिखा होता है Na2SO4, तो इसको तोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए Na जो होता है सोडियम वो +1 में होता है, तो सल्फेट किसमें चला जाएगा? -2 के अंदर, क्योंकि ये इस तरफ चला जाएगा, इसका चार्ज वापस इधर, इसका चार्ज वापस इधर, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको डिसोसिएट करते हैं वापस आयन के अंदर। तो Na+1 में और SO4 -2 में, मैंने ऐसा लिख दिया Na+1 SO4 -2। इसी तरीके से अगर मैं बेरियम सल्फेट की बात करता हूँ तो ये लिखा हुआ बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है BaCl2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन जो होता है वो माइनस में होता है, क्लोरीन माइनस में होता है, तो बेरियम देखो जब ये माइनस में जाएगा तो इसने इसको चार्ज दे देगा, ये भी अपना चार्ज दे देगा इसको, तो बेरियम +2 में चला जाएगा। तो यहाँ से पता चला भाई बेरियम +2 में होता है और क्लोरीन -1 में। अब ये क्या करता है देखना दोस्त, ये अपने चार्जेस को, अपने आयंस को एक्सचेंज करता है। देखना बेरियम +2 वाला है, ये -2 से रिएक्शन कर जाएगा, और सोडियम +1 वाला है, ये -1 वाले से रिएक्शन कर जाएगा। देखो +1 -1 NaCl, क्या एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया इन्होंने? अरे भाई क्या इन्होंने चार्जेस को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया है? यस, अगर चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे दोस्त क्या बोलता है यार? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल और देख लीजिए मेरे पास में, Na+1 में होगा Cl -1, अरे भाई Na+1 है Cl -1 में, इसी तरीके से Ag+1 में और NO3 -1 में। तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे का आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्लोरीन इसको दे देगा, नाइट्रेट इसको मिल जाएगा, तो AgCl बन जाएगा और नाइट्रेट बन जाएगा। इसमें AgCl का पीपीटी बनता है, जो बनता है व्हाइट कलर का। कैसा बनता है? व्हाइट कलर का। पीपीटी क्या होता है? नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखे देखो पीपीटी, तो नेक्स्ट रिएक्शन समझेंगे अपन पीपीटी क्या होता है। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, क्या डबल डिस्प्लेस में कोई डाउट है क्या? एक बार बताओ, पीपीटी अपन समझेंगे अभी। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है समझ में आपको? एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है या फिर डिकम्पोज होता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर, हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल हम लिख दें। फिर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखा दोस्त? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस में हाईली एक्टिव रिएजेंट लोअर एक्टिव रिएजेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल अपन देखें, ठीक है। उसके बाद बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होते हैं वो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, अपने चार्ज को एक्सचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या यहां तक आने क्लियर है? पांच जो टाइप्स होता है रिएक्शन का उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इस रिएक्शन का जो केमिकल, ऐसे रिएक्शन इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन का जो लास्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है, इनसोल्यूबल मटेरियल, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। भाई वाटर के अंदर घुल जाता है वो सोल्यूबल, जो नहीं घुलता है वो इनसोल्यूबल। तो कोई ऐसा सब्सटेंस बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो वाटर के अंदर घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है, और ऐसा बोल सकता हूं कि वो थोड़ा स्लरी टाइप का बनता है या फिर जेल टाइप का बन जाता है, सेमी सॉलिड टाइप का प्रोडक्ट बनता है। कैसा बनता है? सेमी सॉलिड टाइप का, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। देखना एग्जांपल के फॉर्मेट में, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसको बताता हूं आपको। देखिए दोस्त, जैसे मेरे पास लिखा हुआ लेड नाइट्रेट। जब इस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में करवाता हूं पोटेशियम आयोडाइड से, इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका भी क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। और ये दोनों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके साथ में मिक्स करता हूं, सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं, तो एक येलो कलर का सब्सटेंस बन जाता है। कैसा बनता है? येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, जो उस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ जम जाएगा। जैसे लेट सपोज ये टेस्ट ट्यूब है,
इसके अंदर पहले मान लो KI भरा हुआ था और आपने ऊपर से क्या मिला दिया, लेड नाइट्रेट। जैसे आपने लेड नाइट्रेट मिलाया तो रिएक्शन के अंदर जो नीचे एक सब्सटेंस बन जाएगा वो कैसा कलर का होगा, वो होगा येलो कलर का, और वो जम जाएगा बिल्कुल। दही होता है उससे भी थोड़ा गाढ़ा, दही होता है दही कर्ड, उससे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, स्लरी जैसा, या फिर ऐसा बोला सेमी सॉलिड पार्ट बन जाता है। और वो पार्ट जो होता है, वो कुछ सब्सटेंस जो होता है, मटेरियल प्रोडक्ट, वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, उसी को अपन बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट किसे कहेंगे, ऐसा एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ओके, ये अपन रिएक्शन हो गई। प्रेसिपिटेशन देखना, तो केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहानी क्लियर है, क्या यहाँ तक एकदम ओके रिपोर्ट है दोस्त, ठीक है। तो देखिए दोस्त, फिर जो अगले टाइप की रिएक्शन होती है वो अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है। एक तो लिखा ऑक्सीडेशन, दूसरा लिखा रिडक्शन। आपको मैं मतलब समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन हट रही है। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन देखना, केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपको ऑक्सीडेशन याद रखने के लिए या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर वहां से हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है उसका मतलब क्या है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन का टाइप कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दोस्त, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोले डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अकर इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे ऑक्सीडेशन क्लियर है, देखो मैं डिफरेंस लिखा है इसलिए डिफरेंस जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन हट जाएगी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट कर दो, जस्ट इनवर्स कर दो। क्या करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अकर इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। अगर आप एडिशन करते हो हाइड्रोजन का और रिमूव करते हो ऑक्सीजन को तो रिडक्शन है। अगर आप एडिशन करते हो ऑक्सीजन का और रिमूव करते हो हाइड्रोजन को तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को जोड़ दो और ऑक्सीजन हटा दो, रिडक्शन। हाइड्रोजन को हटा दो और ऑक्सीजन को जोड़ दो, ऑक्सीडेशन। क्या कहानी क्लियर है मेरे भाई। अरे क्या यहाँ तक समझ आता है आपको, एग्जांपल दे रखे मैंने, देखो एग्जांपल समझे आप लोग। जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अरे भाई C+O2 गिव्स CO2, है ना। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या हो रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन। जब जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तब तब ऑक्सीडेशन होगा, जब जब हाइड्रोजन हटेगी तब तब ऑक्सीडेशन। जब जब हाइड्रोजन जुड़ेगी, अरे भाई जब जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तब तब रिडक्शन होगा, और जब जब ऑक्सीजन हटेगी तब तब रिडक्शन होगा। ये ध्यान रख लिया आपने, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, तो क्या हो गया, देखो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीडेशन हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, वही रिएक्शन अपने बहुत तीसरी बार लिख रही है रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने पहले और लिखी हुई, देखिए कि अगर H2SO4 की रिएक्शन जिंक से होती है तो जिंक हाईली रिएक्टिव है, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। ये पर रिएक्शन अभी पड़ी, ठीक है। यहाँ पर देखना हाइड्रोजन का हट रही है, मैंने बोला हाइड्रोजन को हटा देगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, अरे भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या करोगे, हाइड्रोजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को हटाना। देखिए भाई, तो देखिए एग्जांपल देखिए, CO2, अरे अगर मैंने इसको जोड़ा CO2 बना दिया, मैं इसको वापस तोड़ दूं इस तरीके से, कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो CO2 को, क्या ऑक्सीजन हट रही है। अरे मेरे दोस्त ऑक्सीजन देख रिमूव हो रही है, इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और इधर देख N2+3H2 गिव्स NH3, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनिया। NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस, या फिर अमोनिया बोल सकता हूँ। अमोनिया क्या बनाता है, अमोनिया। तो देखिए भाई, नाइट्रोजन पहले अकेला था, उस नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ रहा है, अब हाइड्रोजन भी जुड़ गया है और ऐसा कंपाउंड बना दिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। रिएक्शन का टाइप कौन सा हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। क्या कहानी आसान है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो रेडॉक्स रिडक्शन है। अगर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया और रिडक्शन पढ़ लिया, रेडॉक्स को पढ़ना और ज्यादा आसान हो गया। रीजन देखना, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। These type of chemical reaction in which oxidation and reduction together occur, वो एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यानी उसके अंदर मान लो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या फिर एक ही मॉलिक्यूल में उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स नाम बना ऐसा ही है, रेड ऑक्स, इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखो इसका रेड का मतलब रिडक्शन और इसका मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होगा, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। देखना
केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर वन गैस रिड्यूस्ड। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन, क्या बोलेंगे यार? रेडॉक्स रिएक्शन। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, क्या बोलते उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या यहाँ तक कहानी एकदम टॉप क्लास? एग्जाम्पल देख यार, एग्जाम्पल से बताता हूँ। कहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, कहाँ हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, कहाँ ऑक्सीजन हटेगा। क्योंकि हमें से सिंपल सी बात है भाई, अपने 4 स्टेप पढ़े, हाइड्रोजन का जुड़ना है फिर हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना है फिर हटना, वो सारे प्रोसेस रेडॉक्स के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए आपको, मैंने लिखा जिंक ऑक्साइड ZnO और उसके रिएक्शन में कर रहा हूँ H2 से। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से करवाता हूँ, क्या बनता है? जिंक और H2O। क्या यार जिंक के साथ में ऑक्सीजन थी मेरे दोस्त? जिंक के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब जिंक अकेला है, ऑक्सीजन ने जिंक को छोड़ दिया, ऑक्सीजन जिंक को छोड़कर चली जा चुकी है। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। ऐसा बोल दो, भाग गई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देखते ही जिंक से वो फरार हो गई, चली गई वहां से। देखिए भाई, तो देखो भाई, जिंक जैसे देखना, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन हट रही है, और जब ऑक्सीजन का हटना होता है वो प्रोसेस क्या होता है बताओ मेरे को? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप बताओ जल्दी से। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी मैंने देखा, देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? इस रेड का मतलब रिडक्शन लिखा हुआ है ना, डॉट लगा रखा है, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन पहले अकेला था। अरे मेरे दोस्त, हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब वो ऑक्सीजन को जोड़ लिया उसने। हाइड्रोजन पहले अकेला हुआ करता था, अब उसको कौन मिल गई है? ऑक्सीजन मिल गई है। उसने पूरा बॉन्ड बना लिया, शानदार वाला। क्या बना दिया? वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन को जोड़ा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अरे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हो रहा अपना ऑक्सीडेशन। आ रहा समझ में? देखो ऐसी रिएक्शन है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल और देखिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने फुल दबा के दिया एग्जांपल, आप समझिए। देखो सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा बस फेर हो रहा है इसके अंदर। यहाँ जिंक था, यहाँ कॉपर हो गया। देखो कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ में हुआ करता था, लेकिन अब कॉपर अकेला जिंदगी जी रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको छोड़कर चली जा चुकी है। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। अरे मेरे भाई, है ना, जा चुकी है ना भाई। अगर केमिकल मॉलिक्यूल, वो जो केमिकल के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अगर छोड़ के जा सकते हैं, तो हमारी जिंदगी क्या है यार, है ना? कुछ भी हो सकता है भाई इस दुनिया के अंदर। चलो जो भी है भाई, समझिए आप। तो देखो यहां से देखो, चलो समझिए भाई आगे देखो। तो ये वाला पार्ट देखो भाई, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है, तो इसको बोलता हूँ रेडॉक्स। क्या बोल दूंगा मैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और वापस देखिए इसके अंदर, कि हाइड्रोजन पहले अकेला था, और अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जोड़े के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, इसलिए इसको बोलता हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पर, मैं आपको और वो बताता हूँ। देखो आप समझना यार प्रोसेस को। ये देखो लिखा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, पहले इसके साथ में ऑक्सीजन हुआ करती थी, अब ऑक्सीजन ने इसको छोड़ दिया है, तो भाई MnCl2 बन गया मैग्नीज क्लोराइड। यार ऐसा मत समझ लेना ऑक्सीजन हमेशा धोखेबाज है, सभी को छोड़ के जाती है। एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल जब चेंज होंगे, रीअरेंजमेंट जब चेंज होगा, तभी तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। तो नया प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी है यार। ऐसा मत समझ लेना ऑक्सीजन धोखेबाज है ना? आप भी तो ऑक्सीजन से जीते हो भाई, तो धोखेबाज मत समझना उसको। अगर आपने धोखेबाज समझ लिया, आपको छोड़ के चली गई, तो फिर मिलन फिक्स हो जाएगा। किसका मिलन? आत्मा का परमात्मा से। तो धोखेबाज नहीं कहे भाई इसको। अगर इसने धोखा दे दिया आपको, तो फिर जिंदगी जो थी बची कुछ वही निपट जाएगी पूरी, क्योंकि हम सभी ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं भाई। चलो देखिए, तो ये MnO2 है, यहां से यहां तक। क्या मैग्नीज पहले साथ हुआ करता था? पहले ऑक्सीजन पहले मैग्नीज के साथ में था, अब ये मैग्नीज अलग हो चुका है ऑक्सीजन से। ये दूरी डज नॉट मैटर, लेकिन फिर भी इनके बीच में दूरी आ चुकी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ हो रहा है रिडक्शन। रीजन ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। यहाँ देखो, हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ में, अकेला मतलब क्लोरीन था, ऑक्सीजन नहीं था। अब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑक्सीडेशन। तो ये लिखा मैंने ऑक्सीडेशन। तो देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। टाइप कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। क्या क्लियर होता है तक? ऐसी रिएक्शन इसमें रेडॉक्स भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। अपन एग्जांपल्स देखे भाई, 3 एग्जांपल देखे, एनसीईआरटी में लिखे हुए एग्जांपल, आप जरूर से याद रखें इनको। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ काफी इंटरेस्टिंग है, और आपने कभी नोटिस किया होगा, और एक डेंसिटी, ये दोनों जो हेडिंग लिखी हुई है काफी आपने नोटिस क्यों किया, फिर मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। भाई बारिश के टाइम पर लोहा जो होता है, आयरन, लोहे के दरवाजे बने हुए, लोहे का कुछ भी काम कर रखा आपने,
लोहे के दरवाजे बने हुए हैं, लोहे का कोई भी सेटअप है, रेलिंग वगैरह हो गई, जो भी है सेटअप, अगर उनको पेंट नहीं करते हैं, फिर रेड ऑक्साइड नहीं लगाते, आपको पता होगा कि जो लोहे का कोई भी आइटम होता है उसके ऊपर कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, उससे पहले उसके ऊपर रेड टाइप का कलर करते हैं, रेड ऑक्साइड बोलते हैं, रेड ऑक्साइड। तो वो उसको रेडॉक्स रिएक्शन से, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसको रस्टिंग से बचाता है। फिर उसके ऊपर अपन ऑयल पेंट कर देते हैं, करते हैं भाई ऑयल पेंट, सभी जितने भी लोहे के जितने भी सामान होते हैं उसके ऊपर अपन पेंट कर देते हैं। अगर पेंट नहीं करेंगे वो रस्टिंग हो जाएगी उसकी, वो रस्टेड हो जाएगा। क्या लॉजिक है उसका? एनवायरमेंट के अंदर जो मॉइस्ट प्रेजेंट है, एनवायरमेंट के अंदर जो मॉइस्ट प्रेजेंट है, मॉइस्चर, H2O, नमी जो होती है एनवायरमेंट, वो नमी उस आयरन से रिएक्शन करेगा। जैसे ही नमी आयरन से रिएक्शन करता है, देखो Fe+H2O, H2O कौन सी वाली है? मॉइस्ट वाली। हाँ, पानी भी हो सकता है, बारिश के टाइम पे जब पानी गिरता है उससे भी रिएक्शन हो सकती है। क्या बना देगा वो? रस्टेड आयरन। क्या बना देगा? रस्टेड आयरन, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, Fe2O3.6H2। ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ये रस्टेड आयरन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला दोस्त? ये रस्टेड आयरन का फॉर्मूला। तो मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसमें बनता है Fe2O3.6H2O। कहीं कहीं बुक्स इसको XH2 लिखती है, X, तो X वाला भी चल जाएगा अपना। एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे रस्टेड आयरन का फॉर्मूला, तो Fe2O3.XH2 या फिर 6H2। वो जो आयरन का कलर होता है कैसा, आपको पता ही होगा। वो जो आयरन रस्टेड हो जाए उसका कलर कैसा होगा, आपको पता ही है, ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का। ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर कुछ रिएक्शंस होती है, मतलब कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है, उन केमिकल की वजह से कुछ मेटल्स होते हैं, वो मेटल टर्निश्ड हो जाती है। वो जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है शाइनिंग वाली, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, वो डीनेचर हो जाएगी। जैसे मेटल चमकदार होता है भाई, लेकिन जैसे ही रस्टेड हो जाएगा वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइप से सिल्वर जो होता है, चांदी, वो काली पड़ जाती है। अगर कोई नोटिस किया है, कुछ चांदी की ज्वेलरी लेकर आते हैं तो फिर क्या होगा उसके अंदर, वो कुछ दिनों बाद में काली हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। रीजन क्या है उसका? कि उसने एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट H2S है, एनवायरमेंट प्रेजेंट मॉइस्चर जो है H2S है, मॉइस्चर है, उनसे उसने रिएक्शन कर ली और रिएक्शन की वजह से वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। ठीक है भाई, तो देखा ना, सिल्वर की रिएक्शन अगर मैं H2S से करवा दूं, कैसे कलर हो जाएगी? ब्लैक कलर की हो जाती है। आपने नोटिस किया भी ये चीज, वो ब्लैक से हो जाती, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वो भी क्या होता है, उसके अंदर कोरोजन हो चुका है। या फिर वो जो तांबे के कोई बर्तन होते हैं, हमारे घर के अंदर तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर, तांबा मतलब कॉपर, तो तांबे के जो बर्तन होते हैं वो भी H2 से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे, तो ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, वो लेयर होती है ग्रीन कलर की। तो एग्जाम में कलर पूछता है, तो आयरन कैसे कलर का होगा? ब्राउन कलर का। सिल्वर कैसा कलर होगा? ब्लैक कलर का। और कॉपर हो जाएगा ग्रीन कलर का, उसको ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा? फिर मार्केट में ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जिससे उसको धोएंगे तो वापस की चमक बरकरार हो जाती है। वो मार्केट के अंदर मिलता है और अपन यूज भी करते हैं उन सभी को। ठीक है, तो ये होता है कोरोजन। क्या आपको समझ में आया कोरोजन? अच्छा, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कोरोजन, जैसे लोहे को जंग लगने से बचाना है, लोहे को रस्ट से बचाना है, क्या करते हैं? ऑयल लगा सकते हैं, उसको ग्रीस लगा सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। उसके ऊपर एक होता है क्रोमियम लेपिंग होती है, क्रोमियम को लगा देता है, लेप कर देता है क्रोमियम का, तो वो भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस क्या कर सकते हैं, रस्टेड आयरन को या फिर आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, और दूसरे सब्सटेंसेस को भी रस्टिंग से अपन बचा सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसीजर से। ठीक है, तो ये था कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके अपन और पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। आगे देखना, अगला टॉपिक लेगा रेंसिडिटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेंसिडिटी, भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखना बहुत सिंपल है, कोई हाई फाई नहीं है। जैसे मेरे पास, अब देखना, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे भाई हमारे घरों के अंदर सब्जी बनती है, कुछ ऐसा खाने के फूड के मटेरियल्स बनते रहते हैं अलग अलग टाइप के। मान लो कि कोई ऐसी सब्जी बने जो बहुत टेस्टी बनी है, ठीक है, अपने को जितना भाया अपन उतना उसको खा लिया, उसके बाद हमने उसको स्टोर कर दिया ऐसे ही भाई किचन के अंदर रख दिया अपने स्टैंड पे, कि जब अपनी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, मतलब जब वापस भूख लगेगी तो अपन खा लेंगे। या फिर नाइट में बनी तो बोलेंगे मॉर्निंग में उसको खा लेंगे, अगर वो खराब नहीं हुई तो। एक कंडीशन थी, खराब नहीं हुई है तो मॉर्निंग में खा लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही वो मान लो फूड मटेरियल पड़ा है, अपने उसको प्रॉपर ढका नहीं है, या फिर उसके अंदर जो ढक दिया लेकिन फिर भी उसके अंदर एयर तो रह जाएगी, अपन एयर तो बाहर निकालने से रहे, तो जो एयर हो जाती है उस एयर के अंदर, उस एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल में एंटर हो जाएगी, वो ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल में एंटर होगी, और फूड मटेरियल में जैसे एंटर होगी वो फूड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उस फूड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज फूड होने की वजह से, ऑक्सीजन अमाउंट अंदर जाने की वजह से, फूड का ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, और उसकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आपको कहीं, अगर आपको पता हो तो जो सब्जी खराब हो रखी है तो उसको चखते नहीं है, पहले उसको टेस्ट नहीं करते, उसको पहले थोड़ा स्मेल करते हैं कि हाँ स्मेल अब गंदी हो चुकी है, बेकार स्मेल हो चुकी है, ये खाने लायक नहीं थी, इसको बाहर गिरा दो। ऐसा होता है नहीं होता? तो वो जो होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। कौन सी रिएक्शन उसके अंदर? उसके अंदर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फूड का जो है, फूड मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखो जैसे देखना उसके अंदर कोई फूड मटेरियल पड़ा है किसी कंटेनर के अंदर, उस फूड मटेरियल में क्या एंटर हो रही है? ऑक्सीजन एंटर हो रही है,
ऑक्सीजन की वजह से फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फूड ऑक्सीडाइज होने की वजह से टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और टेस्ट और स्मेल चेंज होने की वजह से अब वो खाने लायक नहीं रहा है, अब वो खाने लायक नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं भाई, या तो उसको फ्रीज में रख दो, उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसको फ्रीज में रख देते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही करता है भाई कि कोई भी जो है फूड मटेरियल है उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में रखने का लॉजिक होता है, फ्रिज का टेम्परेचर लो है, 0 से या फिर माइनस में टेम्परेचर है, या तो 0 डिग्री है भाई या फिर माइनस में रहता है, ठीक है, लेकिन अपन 0 या फिर 1-2 डिग्री के आसपास मान लेते हैं जो भी टेम्परेचर है, क्योंकि 0 से कम तो फिर फ्रीजर का होता है, बाकी पूरा फ्रिज का 0 या फिर थोड़ा आगे की तरफ होता है, 1, 2, 3 के अंदर, ठीक है। चलो समझो, तो वो जो फ्रिज का टेम्परेचर है थोड़ा लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पर जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होती है, रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होता है, एक जो रिएक्शन को फास्ट करवाता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है लो टेम्परेचर पर। और जब एंजाइम डीएक्टिवेट है तो भले ही उसके अंदर ऑक्सीजन अगर जाएगी भी तो भी ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्शन करवाने वाला सब्सटेंस अब आराम से सो रहा है, बोले ठंडे टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन नहीं करता हूँ, लो टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करता हूँ, जब टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में होगा तब मैं आराम से रिएक्शन करूंगा, तब मैं इस फूड को सड़ा दूंगा या फिर मैं खराब कर दूंगा, तो ऐसे रिएक्शन होती है। तो फूड मटेरियल खराब नहीं होगा फ्रिज के अंदर, ये प्रोसीजर होता है, ये तो ऐसा कर सकता है। दूसरा अपन उसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिला सकता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, कि फॉर प्रिवेंशन, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है देखना, एंटीऑक्सीडेंट मतलब नाम ही लिखा, एंटी का मतलब ऑपोजिट और ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीजन का ऑपोजिट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस अपन उसके अंदर ऐड कर देंगे जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन के विरुद्ध काम करता है, ऑक्सीजन का ऑपोजिट काम करता है। जैसे अपन उसके अंदर कुछ एसिड डाल देते हैं, नींबू सत्व वगैरह कुछ एसिड डाल देते हैं, या फिर कुछ वही एसिड के लिए अपन टमाटर डाल सकते हैं उसके अंदर, ये प्रोसीजर होता है उसका। तो क्या मिला सकता है उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से रेंसिडिटी को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ये वर्ड जरूर याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट। फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमारे जो चिप्स की थैलियां होती हैं, कुरकुरे चिप्स, वो जो चिप्स होते हैं उनकी थैलियां फुली फुली सी रहती है, उसके अंदर क्या होता है, चिप्स तो कम होती है लेकिन वो किसी एयर के साथ में फिल रहती है, कुछ हवा के साथ में फिल रहती है। वो हवा जो होती है कौन सी होती है दोस्त, वो हवा नाइट्रोजन होती है। वो जो पैकेजिंग हुई है उस चिप्स की थैली की, जो पैकेजिंग हुई है फैक्ट्री के अंदर, वो कुछ महीनों पहले हुई, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, कुछ महीनों पहले हुई पैकेजिंग। वो जो पैकेजिंग पहले होती है तो फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रेंसिडिटी हो जाएगा। तो उस ऑक्सीडेशन को, उस जो चिप्स है उस चिप्स के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव गैस है, नॉर्मली फूड मटेरियल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगी। हाँ मतलब ऐसे तो एक्टिव है, लेकिन फूड मटेरियल के साथ बात करता हूँ, फूड मटेरियल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगी और हमारे लिए हार्मफुल नहीं है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, वो नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे तो कहीं ना उसका ऑक्सीडेशन, यानी जैसे आपने नाइट्रोजन फिल करी है, अब ऑक्सीजन के आने की कोई भी जगह नहीं रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उस फूड मटेरियल यानी जो कुरकुरे हैं वो चिप्स है वो खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से उनको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है भाई। तो क्या यहाँ तक रेंसिडिटी और कोरोजन और ये रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर एकदम टॉप क्लास तरीके से। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर लिखना ओके रिपोर्ट, क्या लिखना दोस्त, ओके रिपोर्ट। और अपना ये टॉपिक यहीं तक फिनिश करते हैं भाई, अपना ये टॉपिक यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपन, सारा पूरा जितना एनसीईआरटी जितने चैप्टर दे रखे सारे अपन कवर करने वाला दोस्तों। तो लगे रहिए, जमे रहिए, अड़े रहिए, डटे रहिए, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है, लगे रहिए, काम करते रहिए, ठीक है दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते भाई, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।